17 सितंबर 2025 की रात 11 बजे मुरादाबाद पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल पर घबराई हुई आवाज में योगेश नाम का एक लड़का पुलिस को बताता है कि वो गुरेठा गांव का रहने वाला है और गांव का ही शोभा राम और उसके दो बेटे उसे मारने के लिए पीछा कर रहे हैं। योगेश पुलिस से कहता है कि वो गांव के ही कब्रिस्तान में छिपा हुआ है और जल्द से जल्द आप मुझे बचा लीजिए। इतना कहते ही योगेश कॉल कट कर देता है। पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए एक पेट्रोलिंग टीम को गुरेठा गांव भेजती है, लेकिन उस कब्रिस्तान के पास जाकर पुलिस को कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है। जिस नंबर से पुलिस को कॉल किया गया था, पुलिस उस नंबर पर बैक कॉल करती है, लेकिन वो नंबर अब स्विच ऑफ हो चुका था। पुलिस को लगता है कि शायद किसी ने उनके साथ मजाक किया है, इसलिए पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वापस चली जाती है। अगले दिन यानी कि 18 सितंबर 2025 की सुबह इसी गांव से पुलिस को कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि गांव के कब्रिस्तान के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस की एक टीम फिर से उस कब्रिस्तान के पास जाती है तो इस बार सच में पुलिस को वहां पर एक लड़के की डेड बॉडी मिल जाती है। पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुला लेती है और इस केस की छानबीन शुरू कर दी जाती है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पुलिस को जिस व्यक्ति ने रात को कॉल की थी, क्या ये डेड बॉडी उसी व्यक्ति की थी या फिर किसी और की। साथ ही पुलिस को ये भी मालूम करना था कि इस व्यक्ति की हत्या के पीछे किसका हाथ है। मुरादाबाद की ये घटना वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि एक लड़की की हवस के चलते कैसे एक मासूम ने अपनी जान दे दी, वो आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं C4 क्राइम फाइल। पुलिस सबसे पहले इस बॉडी की शिनाख्त के लिए गांव के लोगों से पूछताछ करती है। इसकी फ़ोटो गांव के लोगों को दिखाई जाती है तो इस लड़के की पहचान योगेश नाम के 20 साल के लड़के के तौर पर हो जाती है। साथ ही जिस जगह से पुलिस को ये डेड बॉडी मिली थी, वहीं से पुलिस को योगेश का मोबाइल भी मिल जाता है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उसके मोबाइल की जाँच शुरू कर देती है। जाँच में पुलिस को मालूम चलता है कि रात को जिस मोबाइल नंबर से पुलिस को कॉल किया गया था, वो मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि योगेश का ही था। अब यहाँ तक ये तो साफ हो गया था कि कल रात को योगेश नाम के इस लड़के को वाकई ही मदद की ज़रूरत थी, लेकिन जब पुलिस की टीम इस कब्रिस्तान के पास आई थी तो उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिला था। लेकिन पुलिस को ये मालूम था कि रात को कॉल करते वक्त योगेश ने किसी शोभा राम और उसके दो बेटों का नाम बताया था। पुलिस बिना देरी किए गांव के शोभा राम और उसके दोनों बेटों को ढूंढकर पुलिस थाने ले आती है। शोभा राम और उसके दोनों बेटों को जब थाने में पूछताछ के लिए लाया जाता है तो वो इस इल्ज़ाम से साफ साफ इनकार कर देते हैं। शोभा राम पुलिस से कहता है कि बीती रात को वो अपने दोनों बेटों के साथ अपने घर पर ही मौजूद था और योगेश की हत्या के पीछे उनका हाथ बिल्कुल नहीं है। पुलिस जब छानबीन करती है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कल रात को शोभा राम अपने दोनों बेटों के साथ घर पर ही मौजूद था। पड़ोसी इस बात की पुष्टि कर देते हैं, साथ ही इनकी मोबाइल टावर लोकेशन चेक करके भी पुलिस इस बात को पुख्ता कर लेती है। बाकी आगे छानबीन में पुलिस को ये भी मालूम चलता है कि शोभा राम का योगेश नाम के लड़के से कोई भी वास्ता मतलब नहीं था। इसी दौरान योगेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें पाया जाता है कि योगेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। आगे छानबीन में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शोभा राम और उसके बेटों का इस केस में कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन पुलिस को अब यह मालूम करना था कि आखिर कोई तीसरा व्यक्ति जो इस केस में शामिल था, जो शोभा राम को और उसके बेटों को फंसाना चाहता था और जिसने योगेश की हत्या की थी, आखिर वो कौन था। आगे छानबीन में पुलिस को मालूम चलता है कि गांव के चौराहे पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। पुलिस बिना देरी किए उस CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगालना शुरू कर देती है। 17 सितंबर 2025 की रात 11 बजे की रिकॉर्डिंग में पुलिस को योगेश दो लड़कों के साथ बाइक पर बैठकर जाता हुआ दिखाई देता है। जो व्यक्ति बाइक चला रहा था उसका चेहरा CCTV में साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस उसके आधार पर गांव में छानबीन करती है तो मालूम चलता है कि इस लड़के का नाम मनोज है और वो इसी गांव में किराए पर रहता है।
पुलिस को ये भी मालूम चलता है कि मनोज और योगेश दोनों साथ में ही पुताई करने का यानी कि पेंट करने का काम किया करते थे। पुलिस बिना देरी किए मनोज के उस किराए के मकान पर जाती है जहां वो रहता था, लेकिन मनोज वहां से पहले ही फरार हो चुका था। मनोज के फरार होने से इस बात की भी पुष्टि हो रही थी कि इस केस में कहीं ना कहीं मनोज का हाथ भी हो सकता है, इसीलिए पुलिस मनोज को ट्रैक करना शुरू कर देती है। 3-4 दिन की मशक्कत के बाद 21 सितंबर 2025 को मनोज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जब मनोज के साथ सख्ती से पूछताछ करती है तो पूरे मामले का खुलासा हो जाता है और जो सच मनोज ने बताया वो वाकई हैरान करने वाला था। मनोज पुलिस को बताता है कि वह बदायूं का रहने वाला है, लेकिन बदायूं में उसके ऊपर कई आपराधिक मामले होने के कारण वो गुरेठा के इस कस्बे में आकर रह रहा था। मनोज पुलिस को बताता है कि जहां पर वो किराए के कमरे में रहता था उसी के सामने शोभाराम का भी घर था। शोभाराम के 2 बेटे थे, जिसमें एक का नाम कपिल और दूसरे का नाम गौरव था। इसके अलावा शोभाराम की एक बेटी भी थी जिसका नाम स्वाति था और शोभाराम ने अपने घर में ही राशन बेचने की दुकान खोली हुई थी। अक्सर मनोज उसकी दुकान पर जाया करता था और वहीं पर मनोज ने पहली बार स्वाति को देखा था। धीरे धीरे मनोज ने स्वाति से दोस्ती कर ली और इनकी ये दोस्ती कब प्यार का रूप ले लेती है इन्हें भी मालूम नहीं चला। अब मनोज और स्वाति अक्सर घंटों तक फोन पर बातें किया करते थे। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ चुका था कि इन दोनों के लिए अब एक दूसरे से दूर रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था और इसी दूरी को मिटाने के लिए एक दिन स्वाति मनोज से कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। लेकिन परिवार में बाकी लोगों के रहते इन दोनों का मिलना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मनोज कुछ नींद की गोलियां स्वाति को दे देता है जिसे वो खाने में मिलाकर परिवार को सुला दिया करती थी। और उसके बाद जब भी मनोज का मन करता वो स्वाति से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाया करता था और ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते थे। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते। इन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन मनोज जब स्वाति से मिलने के लिए उसके घर पर गया हुआ था तो स्वाति के भाई कपिल ने इन दोनों को देख लिया था, जिस कारण से स्वाति के घर वालों ने मिलकर मनोज की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी। पिटाई होने के बाद मनोज कुछ दिनों के लिए अपने घर से फरार हो जाता है, लेकिन तकरीबन 15 से 20 दिनों के बाद ये फिर से वापस आ जाता है। लेकिन अब स्वाति से मिलने की जो तड़प है वो उसे बेचैन कर रही थी। साथ ही स्वाति भी मनोज से मिलने के लिए उतावली हो रही थी, इसलिए एक दिन वो मनोज को कॉल करती है और कहती है कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो मेरे बाप और भाइयों को मार दो। लेकिन मनोज स्वाति से कहता है कि 3 लोगों को मारना इतना आसान नहीं है, इसके लिए वो कुछ और रास्ता निकालेगा। और यहीं पर मनोज के दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना किसी एक व्यक्ति की हत्या करके उसके इल्ज़ाम में स्वाति के पिता शोभाराम और उसके भाइयों को फंसा दिया जाए, तो स्वाति से मिलने जुलने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि उन तीनों को जेल हो जाएगी और फिर आराम से स्वाति से मिला जा सकेगा। अब मनोज को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसकी हत्या करके उसका इल्जाम वो स्वाति के घर वालों पर डाल सके। यहाँ पर उसका शिकार बनता है उसके साथ काम करने वाला योगेश। मनोज हवस में इतना अंधा हो चुका था कि अपने दोस्त योगेश तक को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्लान को सफल बनाने के लिए मनोज अपने मामा के बेटे मंजीत को भी इसमें शामिल कर लेता है और 17 सितंबर 2025 की रात को पहले योगेश को काफ़ी शराब पिलाई जाती है। जब वो बिल्कुल बेसुध हो जाता है तो उसका मोबाइल लेकर पुलिस को कॉल किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि शोभाराम और उसके बेटे मुझे यानी कि योगेश को मारने के लिए पीछा कर रहे हैं। उसके बाद मनोज और मंजीत मिलकर गला दबाकर योगेश की हत्या कर देते हैं। लेकिन जिस वक्त पुलिस कब्रिस्तान के पास चेक करने के लिए आई थी उस वक्त तक मनोज और मंजीत ने योगेश की बॉडी को वहां पर नहीं फेंका था। बाद में ये दोनों योगेश की बॉडी को कब्रिस्तान के पास फेंककर गांव से फरार हो जाते हैं। मनोज को यकीन था कि पुलिस का शक शोभाराम और उसके बेटों की तरफ ही जाएगा और इन तीनों को जेल हो जाएगी और फिर मनोज और स्वाति के मिलने जुलने में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। मनोज ने प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन कातिल चाहे कितना भी होशियार क्यों ना
ना हो कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। मनोज ने भी यहाँ पर एक बड़ी गलती ये की कि वो खुलेआम योगेश को बाइक पर बैठाकर गांव के बीच से गुजर रहा था, जहां पर वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। साथ ही योगेश और शोभाराम के बीच में किसी प्रकार की कोई लड़ाई या फिर झगड़ा नहीं था, जिससे ये साफ हो गया था कि शोभाराम के पास कोई भी कारण नहीं था कि वो योगेश की हत्या करे। पुलिस ने सारे तथ्यों को जोड़कर मनोज के साथ साथ उसके मामा के बेटे मंजीत को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही शोभाराम की बेटी स्वाति को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस हत्याकांड के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि हवस अगर दिमाग पर सवार हो जाए तो वो आपसे कुछ भी करवा सकती है। इस केस में जिस योगेश की हत्या हुई उसकी कोई भी गलती नहीं थी, वो तो स्वाति और मनोज की हवस के कारण मारा गया। ये कहानी केवल आपके लिए खबर नहीं बल्कि चेतावनी है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।